खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और आज खास मुलाकात में एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ हैं। मैं बात करूंगा 2018 से 2023 कांग्रेस की सरकार, और लगभग पूरे प्रदेश में एक ही बात चलती थी कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला अरुण साव जी ने। जब भी उनसे बात होती थी, आज भी मुझे याद आता था, हर समय वो एक ही शब्द बोलते थे, सरकार आ रही है। कैसे आ रही है, क्या आ रही है, किसी को नहीं पता था, लेकिन उनका हर समय यही कहना था, बीजेपी आ रही है। सीट्स भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 52, 53, 54 का डेटा उनके पास तब भी था, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया वो डेटा हम सबके सामने रहा। 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया। बहुत स्वागत करता हूं, अरुण साव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। आदित्य जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। और ये खास मुलाकात, वह भी बंसल के साथ, तो वाकई में बंसल से जब भी बात करता हूं, बंसल के कार्यक्रम में जब भी आता हूं, तो वो खास ही होता है। तो आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। आपको भी नमस्कार। वो वाक्य मैं इसलिए याद कर रहा हूं सर, चूंकि वो वाक्य नहीं होता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। आपने शुरू से कहा था सरकार बन रही है। आज सरकार को बने 2 साल हो गया है सर। उम्मीद उस समय यही थी कि मुख्यमंत्री निवास में अरुण साव बैठे। पार्टी का निर्णय है, मुझे मालूम है आप सीधा यही बोलेंगे कि जो भी पार्टी निर्णय करेगी उस विरुद्धार्य है। आज डिप्टी सीएम के पद पर है सर, बहुत सारे विभाग भी आपके पास है। क्या मान रहे हैं 2 सालों में सरकार कहां तक पहुंची, और क्या जिस उम्मीद के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ अरुण साव ने पार्टी को यहां तक लेकर आए, क्या वो उम्मीदें कार्यकर्ताओं की पूरी हुई? हाँ, निश्चित रूप से जिस दिशा में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को लेकर जा रही थी, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, नशे का गढ़, और न जाने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का भविष्य खराब करने में तुली हुई थी कांग्रेस, युवाओं के सपने को तोड़ने का काम पीएससी घोटाला करके तो घोटालों का गढ़ बना दिया था। उससे छत्तीसगढ़ को बचाना था, पहली प्राथमिकता थी, और उसमें पूरी तरह से सफल रहे। और इस संकल्प के साथ हम सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ऐसा इसलिए कि जिन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस उद्देश्य को लेकर अपने दृढ़ संकल्पों के बदौलत छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया, तो उनके मन में चाहत यही थी कि ये छत्तीसगढ़ के लोग जितने सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में क्षमता अकूत है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में खुशहाली आए, परिवर्तन आए, तरक्की आए। इस उद्देश्य से उन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। पिछले 2 सालों में जो हमने मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम किया है, कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अपना वादा निभाया, लेकिन किया क्या का काम? 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का काम किया। खुद का मकान हो, वह भी पक्का मकान, हर एक व्यक्ति का सपना होता है। वो 18 लाख परिवार को खुशियां देने का काम, उनके सपनों का आशियाना देने का काम इन 2 सालों में हमारी सरकार ने किया है। हमने वादा किया था किसानों से कि 2 साल का पुराना बोनस देंगे, शायद किसान भूल गए थे। कांग्रेस ने भी वादा किया था, पर 5 साल नहीं दिया। हमने उससे केवल और केवल 12 दिनों में 13 लाख किसानों को उनके खाते में 3,716 करोड़ रुपया दे दिया। हमने वादा किया था माताओं और बहनों से कि हम 1,000 रुपया महीना महतारी वंदन देंगे। 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन दिया। ऐसे एक एक वादे को पूरा किया है। और ये वादे क्या थे? मैंने जैसे आपको बताया कि उन परिवारों के सपनों को साकार करने का काम, यही जन सेवा का बड़ा काम है कि गरीब को आसियाना देना,
किसानों को आत्मनिर्भर और सबल बनाने का काम, 3100 रुपया क्विंटल की धान की खरीदी, कृषक उन्नति योजना की राशि एक मुश्त देने का काम, ये सहज और छोटा काम नहीं है। इससे अधिकांश परिवार छत्तीसगढ़ के सीधे रूप से लाभान्वित हुए हैं। एक तरफ तो ये हितग्राही मूलक चीजें हो गई, व्यक्तिगत लाभ की चीजें हो गई। अधोसंरचना के विकास में आप गांव की बात करें, शहरों की बात करें, सड़कों के निर्माण की बात करें, नए कॉलेज खोलने का, नए स्कूल खोलने का, नए सड़क बनाने का, इन सब क्षेत्रों में तेज गति से काम हुआ है। और इसलिए मोदी की गारंटी के लिए फिर लोगों को हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी हुई थी, जब गारंटी पूरी नहीं तो गारंटी देने का क्या मतलब? अभी भी धरना स्थल में लोग खड़े हुए हैं। मैंने आपको गिनाया कि कितनी गारंटी पूरी कर दी है, और जो बचे हुए वादे हैं वो समय पर पूरे होंगे। पर अधिकांश जो बड़े वादे थे, आम जनता से जो किए हुए वादे थे, वो सब पूरे किए जा रहे हैं। जो और भी जो वादे हैं वो समय के साथ पूरे होंगे। हर आदमी ये बोल रहा है साहु साहब कि हर विधायक की वित्त में फाइल अटक जाती है, वित्त विभाग वाले हर चीज को रोक देते हैं। 700 करोड़ के आसपास मेडिकल अस्पतालों का पेमेंट बाकी है। बहुत ऐसी जैसी चीजें जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोक दी जाती है। नहीं, बिल्कुल ये इस पर सच्चाई नहीं है। मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे नगरीय निकाय के विकास के लिए राशि जारी करने की बात हो, पर्याप्त राशि, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अब कोई समस्या नहीं बची है, लेकिन गत वर्षों में जो राशि मिली है नगरीय निकायों के विकास के लिए, उससे कई गुना ज्यादा राशि इन 2 वर्षों में नगरीय निकाय को मिली है। लोक निर्माण विभाग में जितनी राशि अब तक मिला करती थी, उससे कई गुना ज्यादा मिला है। इसी तरह से सभी विभागों में पर्याप्त राशि मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जरूर है कि अपेक्षाएं बहुत है, उम्मीदें बहुत है, इसलिए कि वो 5 साल का जो गड्ढा है, जो 5 साल कुछ नहीं हुआ, उनको भी भरना है और नए आगे का भी काम करना है। लोगों की उम्मीदें बहुत है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीत के आए हैं, अभी चुनाव करा लिया है तो हार जाएंगे? बहुत सारे विधायक, ऐसा मंत्री, कोई भी नहीं बोलता है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। मैं तो ऐसे आप उल्टी बात कह रहे हैं। कई विधायकों से मेरी भी बात होती है, बोले कभी जो काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में आजादी के बाद, वो काम इन 2 सालों में स्वीकृत हुआ है और वो काम हो रहा है। हम 25 साल से ये मांग कर रहे थे, हम 30 साल से मांग कर रहे थे, जनता ये मांग कर रही थी। ऐसे मांगे जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही थी, इन 2 सालों में पूरी हुई है। मुख्यमंत्री जी की सरलता तो भारी नहीं पड़ रही, क्योंकि अधिकारी जो है बहुत सारी चीजों में मैं देख रहा हूं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, 2-2 महीने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। बलौदाबाजार की घटना हमने देखी, तमनार की हमने घटना देखी, आज ले देखिए वो ट्रांसफर ऑर्डर आया है। क्या आपको ऐसा लगता थोड़ा सा और कड़ाई करने की जरूरत है? इतनी सरलता जो है, इतनी जो अगर दूरदर्शिता, हम बोले आप जो भी बोल रहे हैं, सरलता बोल रहे हैं, उनका अपना नेचर बोल रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है या सीधे सीधे अधिकारी फायदा उठा रहे हैं सब चीजों का? देखिए, हमारे राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय जी, जिनका राजनीति में दीर्घ अनुभव है, लोकतंत्र के सबसे नीची पायदान से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की है। पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री, इतना लंबा अनुभव है। और इसलिए जो सक्षम नेतृत्व है, सक्षमता से काम कर रहे हैं और मजबूती से काम हो रहा है। धरातल में यदि काम दिख रहा है, धरातल में काम दिख रहा है, आप जिधर भी चले जाएं आपको विकास के काम होते मिलेंगे। गांव में चले जाएं, शहर चले जाएं, सड़क देखें, अधोसंरचना का विकास देखें, चारों तरफ काम चल रहा है। सिंचाई के लिए वर्षों से कोई काम नहीं हुआ था, आज उनमें गति आई है।
सिंचाई की योजनाएं बढ़ रही है, सिंचाई की योजनाओं पर काम हो रहा है, काम तेज गति से हो रहा है। अक्सर ये सवाल आम जनता पूछती, सरकार कौन चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सरकार कौन चला रहा है। आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है वाकई में सरकार कौन चला रहा है? देखिए, ऐसा कहने वाले लोग किस बात को लेकर ऐसा बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। यदि ये सब नहीं, इनकी बातों में कोई आधार होता, 18 लाख परिवार को आवास नहीं मिलता, 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में हर महीना 5 तारीख से पहले महतारी वंदन की राशि नहीं जाती, ये नहीं होता तो पीएससी घोटाले के आरोपी जेल में नहीं होते। काम सारे हो रहे हैं, तेज गति से हो रहे हैं, विकास तेज गति से हो रहा है, बल्कि जनता तो नारे लगाती है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कैसे काम कर रहे हैं, तो पूरी जनता बोलती है साय साय काम कर रहे हैं। लगातार आपसे बात होती रही है, फील्ड पे भी जाने का मौका मिला, लेकिन ये एक चीज अधिकतर आ रही कि भ्रष्टाचार पिछली सरकार से भी ज्यादा बढ़ा है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? पहले 20 में काम होता था तो बोले 30 में भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाते हैं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे उनको भ्रष्टाचार ही सब जगह दिखता है। वास्तविकता ये है कि पिछले 2 सालों में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जितनी कार्यवाहियां की है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी कार्यवाहियां नहीं हुई है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति, कहीं पर भी अनियमितता की शिकायत आ रही है तुरंत कार्यवाही हो रही है, सभी विभागों में, सभी विभागों में। और सवाल ही नहीं है कि भ्रष्टाचार को किसी तरह से प्रश्रय देने का। 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं और भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है सर, और निश्चित तौर पर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 18 से 23 में आप हर आंदोलन में आप शामिल हुए। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, विपक्ष का लगातार आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। क्या लगता है कि पूरी फोर्स का ध्यान केवल नक्सल मुद्दे पर चलेगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सल फ्रंट पे आपकी सरकार ने शानदार काम किया, ये सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज है। शहरों की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार चरमराते जा रही है। ये इसमें सुधार की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, जो घटनाएं इन 2 सालों में हुई है, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, तमनार की घटना हो और अन्य जो आपराधिक घटनाएं हुई है, आप उन घटनाओं के बाद जो सरकार का एक्शन हुआ है उस पर देखिए। सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है। अपराधी उस अपराध में संलिप्त कितना भी बड़ा आदमी हो, तुरंत कार्यवाही हुई है। वो कांग्रेस के जमाने के जैसा नहीं कि अपराध करके घूम रहा है या कांग्रेस के नेताओं के घरों में छुपा हुआ है या बचाने की कोशिश हो रही है। जो घटनाएं हुई है दुर्भाग्यजनक हुई है, पर सरकार ने, प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की है और कठोर कार्यवाही की है। और इसलिए कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है, गंभीरता से कार्यवाही हो रही है। और ये सही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पर हुई है तो कठोर कार्यवाही हुई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। नितिन नवीन साहब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी, और आपने तो साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस समय काम किया जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है। कितना परिवर्तन अब देखेंगे उनको? अब पहले प्रदेश प्रभारी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी। पार्टी विद डिफरेंस इसी को बोलते हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं उनके अनुमान भी नहीं थे। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और पार्टी में कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन होता है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये इस बात को भी प्रमाणित करता है।
नितिन नवीन जी एकदम जमीनी कार्यकर्ता है और कुशल संगठन करता है, कुशल रणनीतिकार हैं, जनता के नब्ज को बखूबी समझते हैं, विपक्ष में किस तरह के काम करने चाहिए ये बखूबी जानते हैं। 2001 से मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, 2006 से लगातार विधायक हैं, 5वीं बार लगातार विधायक बने हैं बिहार के राजधानी पटना के नजदीक विधानसभा से। तो एक मजे मुजाए नेता है, युवा चेहरा है, मेहनती है, प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है और निश्चित रूप से आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में, उनके सक्षम नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में हम प्रभावी नहीं हैं, उन राज्यों तक भी भारतीय जनता पार्टी प्रभावी रूप से पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है। नितिन नवीन जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने साथ साथ काम किया है, इसलिए उनके विशेषताओं को बखूबी जानता हूं। चैलेंजेस बहुत हैं सर अभी भी, क्योंकि 2 साल का सफर तय हुआ, अभी 3 साल का और सफर बाकी है। चूंकि इतनी घोषणाएं हैं, आपने खुद जिक्र किया, किसानों को देना है, आपको महतारी वंदन के लिए महिलाओं को देना है और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको उतना ही बराबर ध्यान देना है। चैलेंज मानते आने वाले समय में और देखिए, सरकार में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर काम करना, तो हमारी सरकार ने इन 2 सालों में वो करके दिखाया है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आने वाले समय में निश्चित रूप से जिन संकल्पों को लेकर, जिन वादों को लेकर हम सरकार में आए हैं, वो सभी पूरे करेंगे। कार्यकर्ता आधारित, क्योंकि आप खुद कार्यकर्ता रहे हैं सर, कहां जहां से आप उठ के यहां तक पहुंचे, आप समझते हैं कार्यकर्ताओं का दर्द। आज कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हमने सरकार बनाई लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या, क्योंकि देखिए सर, जो भी कार्यकर्ता है वो मेहनत करता है तब पार्टी यहां तक पहुंचती है। आपके साथ भी सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि स्पेशल कुछ होना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी, आप देखिए, कोई भी आदमी आपसे जुड़ रहा है, निश्चित तौर पर उसको कोई ना कोई उम्मीद रहती किसी से। वो उम्मीद तो पार्टी से करेगा वो कार्यकर्ता। देखिए, मैं तो आज भी कार्यकर्ता हूं, सरकार में भले मुख्यमंत्री हूं, लेकिन पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं और पार्टी के हित को सोचकर काम करता हूं। आदित्य जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम भी लगातार हो रहे हैं और जनहित के काम हो, बहुत से निजी काम भी रहते हैं, उन सब कामों पर हम सब लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पीडब्ल्यूडी आपके पास है सर, पीएचई आपके पास है, खेल विभाग भी अब आपके पास है। बहुत बड़ा चैलेंज है खेल, क्योंकि अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं और हम ये मांग कर रहे हैं कि आने वाला जो बड़ा खेल का एक समारोह होने वाला वो छत्तीसगढ़ में हो। मैंने फिर कहा, इंफ्रा पे बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और यहाँ के खिलाड़ी ऐसा नहीं कि किसी चीज में पीछे हैं। बस्तर पंडुम आप करवा रहे हैं, बस्तर के लिए लगातार खेल प्रतियोगिताएं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकल भी रहे हैं, लेकिन खेल में वाकई में बहुत सीरियसली जो होना था वो आज तक हो नहीं पाया। उम्मीद है अगले 3 साल में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से हम लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं और खेल के बहुत सारे सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। हॉकी का इंटरनेशनल ग्राउंड उपलब्ध है, रायपुर में भी है, राजनांदगांव में भी है, बिलासपुर में खेल के बहुत से मैदान हैं और ऐसे खेल की अधोसंरचना और विस्तार की आवश्यकता है। ये सही है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आवश्यकता उनको अच्छा प्रशिक्षण देने का, अच्छे प्रशिक्षक हों, अत्याधुनिक खेल के उपकरण हो और ये उपलब्ध कराने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को अवसर मिले अपनी प्रतिभा दिखाने का, क्षमता दिखाने का। अभी नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी हमको मिली है, हमारे खिलाड़ियों को उसका बड़ा लाभ होने वाला है। तो ये बताता है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होने वाले हैं,
हो रहे हैं, आने वाले समय में और होंगे, तो खेल की अधोसंरचना के विकास के लिए और भी हम काम करेंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे काम हमारे पाइपलाइन पर है और वो आने वाले समय में उसे पूरा करेंगे। और खेल के लिए अच्छा वातावरण हम तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में खेलों में बड़ी उपलब्धियां छत्तीसगढ़ को मिलेगी। बस्तर एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय के लिए, क्योंकि सर अगर नक्सलिज्म खत्म हो गया तो फिर वहां पर बाकी चीजों में होगा क्या? सभी की ये कहना है कि वहां पर आप लोग इंडस्ट्री को सौंप देंगे, वहां पर माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। बस्तर आज भी अपनी नेचुरल ब्यूटी के नाम से जाना जाता है सर, और शायद वही रहे तो बस्तर ज्यादा बेहतर दिखेगा आने वाले समय में। बस्तर में अब आपको सबसे पहले सर वहां पर मूलभूत सुविधाएं जो आज तक वहां नहीं पहुंची उसको पहुंचाना है, इंफ्रा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बस्तर भी आने वाले समय में बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। देखिए, बस्तर के विकास के लिए 2018 से पहले जब हमारी सरकार थी, हमने खूब काम किए। ये तो कांग्रेस थी जिन्होंने बस्तर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। आप याद करिए 2000 अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले कैसे भूख से मौतें होती थी, बीमारियों से मौत होती थी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। अलग राज्य बना, हमारी सरकार थी 15 साल, हमने बस्तर में अधोसंरचना का खूब विकास किया। एजुकेशन हब बनाने से लेकर खेल की सुविधाएं, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था, उनको अच्छी कोचिंग मिले इसकी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमने करी थी। कांग्रेस तो 5 साल में बस्तर के शोषण के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नक्सलियों से हाथ मिलाया और बस्तर के लोगों को उनके भरोसे में छोड़ दिया। लेकिन अभी जब 2023 में हमारी सरकार बनी, हम दोनों मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से काम कर रहे हैं, दुर्गम इलाकों में भी जाकर बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बस्तर के आम लोगों को राशन कार्ड मिले, आयुष्मान कार्ड मिले, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो, वहाँ सड़क हो, वहाँ स्कूल हो, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, इन सब पर एक साथ काम चालू हुआ है। और आज जिस तेज गति से वहां पर अधोसंरचना का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, तो निश्चित रूप से बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आएगी। बस्तर बदल रहा है, इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बस्तर ओलंपिक 2025 में 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया। और उससे मजेदार बात तो ये है कि उस 3,91,297 में 2,27,000 हमारी बेटियों ने पंजीयन कराया था। ये बदलते हुए बस्तर का तस्वीर है और इसलिए बस्तर आगे बढ़ेगा, बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। जहां तक आपने बात कांग्रेस के आरोपों को कहा है, ये कांग्रेस के लोग केवल और केवल भ्रम फैलाना जानते हैं, ये झूठ बोलना जानते हैं, ये न काम करना जानते हैं, न इनको बस्तर के लोगों से की खुशहाली और तरक्की से कोई मतलब है। जो लोग जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, नक्सलियों ने खुशियां मनाई कि अब तो हमारी सरकार आ गई, तो जो नक्सलियों के समर्थक हों, जिनकी सरकार बनने से नक्सली खुश हों, उनसे बस्तर की जनता की खुशी तो देखी नहीं जाएगी ना। और इसलिए डराने का काम, भ्रम फैलाने का काम ही कांग्रेस करती रहती है। बस्तर दुनिया का सबसे अच्छा फॉरेस्ट बस्तर में है, उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, बल्कि दुनिया के लोग देखने आएंगे बस्तर की खूबसूरती को। अचानक संघर्ष देखने को मिल रहा है सर छत्तीसगढ़ में। सतनामी समाज अचानक नाराज नजर आया, बलौदाबाजार की हमने घटना देखी, बहुत सारी और घटनाएं बलौदाबाजार में हो रही है। एक नया माइंडसेट बस्तर में कांग्रेस पैदा कर रही है, आदिवासी कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। एक नए तरीके का संघर्ष आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। सरकार अलर्ट है सब चीजों को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य में शांति सद्भावना नहीं चाहती है।
बलौदा बाजार की घटना में किन किन लोग इन्वॉल्व थे आपने छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी समाज में किस प्रकार से वातावरण बनाने का काम हुआ है, इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है। इन्होंने धर्मांतरण को खुली छूट दे रखी थी, सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा था। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शांति, छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की ये कांग्रेस से देखी नहीं जा रही है। इसलिए पर्दे के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे क्या है ये तो प्रत्यक्ष रूप से बार बार दिखा है कि बड़ी घटना, बड़े अपराध हो रहे हैं, वहां कांग्रेस के लोगों का हाथ होता है। तो ये छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना पर खलल डालेगा वो उसको कड़ी सबक मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष के साथ बहुत नजदीकी रिश्ते हमने आपके हर समय देखे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेष प्यार हर समय अपने बयानों के माध्यम से केवल आपके लिए झलकता है। कोई पुराने जन्म का प्यार है ये? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। लेकिन टारगेट में आप ही क्यों रहते हैं हमेशा? अब ये तो मुझे वो टारगेट क्यों करते हैं ये तो वही बता पाएंगे, पर हम जिस लक्ष्य को लेकर, जिन वादों को लेकर सरकार में आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते रहेंगे। ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रशासन का और टाइट करने की जरूरत है सर। कुछ कुछ चीजों में लचीलापन दिखता है और आप बहुत साफगोई से बोलते हैं। उम्मीद है कि इस बात का एकदम साफगोई से जवाब मुझे मिलेगा। देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत है। उस अपेक्षाओं से हर बात को जोड़ा जाता है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि यदि प्रशासनिक क्षमता में कहीं कोई दिक्कत होती है तो ये 70 लाख माताओं बहनों के खाते में हर महीने राशि नहीं जाती, 18 लाख गरीबों को आवास नहीं मिला होता। प्रशासनिक काम में मजबूती है, गति है, इसलिए सब काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। ये थे अरुण साहू जी, डिप्टी सीएम हैं। निश्चित तौर पर शुरू से 2018 से 23 के बीच में भी हमने देखा, 23 से जब सरकार बनी डिप्टी सीएम का पद इन्होंने संभाला। पार्टी के लिए आज भी खड़े हुए हैं, साफ तौर पर कहना है। देखिए, आज भी मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता हूं इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना भी मैं समझता हूं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।